बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवाय कुछ न सूझा। उसकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब मंसूबे धरे के धरे रह गए। अब गुजर बसर करने के लिए वही 30 रुपये महीने की ट्यूशन रह गई। पिता ने कुछ संपत्ति भी न छोड़ी, उल्टे बधू का बोझ और सिर पर लाद दिया। और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जवान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 रुपये की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। यह मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामानों से युक्त। ऐसा मकान 20 रुपये से कम में न मिलता। काम केवल 2 घंटे की ट्यूशन। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, बड़ा कुंद जेहन कामचोर, अभी 9वीं दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर और ठाकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वह नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर एक मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेजी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजी दा लौंडा भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजुर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठाकुराइन ने आकर कहा, अभी न जाओ बेटा, जरा मेरे साथ तो आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह है, वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा। उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है, बीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेश आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बीरू बाबू से पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ, प्रकाश ने असमंजस में पढ़कर कहा। मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है ही, लेकिन यह समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका तो अभी ना करूं, यही सलाह है। जैसा आप उसे समझें। मैंने तो 2 बातें कह दी तो कर डालूं। मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। मेरे रहते इसकी आप चिंता ना करें। हाँ, इच्छा है तो कर डालिए, कोई हर्ज नहीं है। सब तैयारियां तुम्हें ही करनी पड़ेंगी, यह समझ लो। तो मैं कब इनकार करता हूँ। रोटी की खैर मनाने वाले शिक्षित इब्कों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह की तैयारियां होने लगी। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में से थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं अधिक मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात न थी। देखते देखते फटेहाल एवं जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और सामयाने वाला खुशामद कर रहा है। वह चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से बना सकता था, लेकिन इतना नीच ना था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उस पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर आकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे ऐसे आदमी पड़े हैं जो हजारों लाखों रुपए के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, आज चीज़ों पर आंखें नहीं ठहरती थी। चंपा ईर्ष्याजनित विराग से बोली, ओह, हमें क्या करना है? जिन्हें ईश्वर ने दिया है
वे पहने, यहाँ तो रोकर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों की मौज है, न कमाना न धमाना। बाप दादा छोड़ गए हैं, मज़े से खाते और चैन करते हैं। इसी से कहता हूँ ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियाँ चलना मुश्किल है, गहने कपड़ों को कौन रोए। और ना इस जिंदगी में कोई ऐसी आशा ही है, कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं तो पहन लूं। मैं तो इसी सोच में हूं कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती। यह कहते कहते चंपा की आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए लाऊं? अब क्या इतना भी ना कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवर से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुराकर बोली, चलो, ऐसे मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निवाय होता जाए यही बहुत है, गहनों की साथ नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा ना थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बातें सुनकर जी जलता है। तुम पहनो तो रानी मालूम हो, गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसी औरतें भी देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। यह ना हुआ कि कहते इनमें से चंपा के लिए भी कुछ ले जाओ। तुम भी कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो, इसमें बचपने की क्या बात है। कोई उदार आदमी कभी इतना कृपाणता ना करता। मैंने तो कोई ऐसे उदार आदमी को नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो निष्फल ना जाती, मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दबकर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ना रहता। रात के 12 बज गए, फिर भी प्रकाश को नींद नहीं आती। बार बार चमकीले गहने आंखों के सामने आ जाते। कुछ बादल हो आए हैं और बार बार बिजली चमक उठती है। सहसा प्रकाश चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसे चंपा का आभूषणहीन अंग देखकर दया आई। यही तो खाने पहनने की उम्र है। इस उम्र में इस बेचारे को हर चीज़ के लिए तरसना पड़ रहा है। वह दबे पांव कमरे से बाहर निकलकर छत पर आया। ठाकुर साहब की छत इस छत से मिली हुई थी। बीच में एक 5 फुट की ऊंची दीवार थी। वह दीवार पर चढ़कर ठाकुर साहब की छत पर आहिस्ता से उतर गया। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। उसने सोचा, पहले जीने से उतरकर ठाकुर साहब के कमरे में चलूं। अगर वह जाग गए तो जोर से हंसूंगा और कहूँगा, कैसा चकमा दिया, या कह दूंगा, मेरी घर की छत से कोई आदमी इधर आता हुआ दिखाई दिया, इसलिए मैं भी उसके पीछे पीछे आया कि देखूं कि क्या करता है। अगर संदूक की कुंजी मिल गई तो फिर फतेह है। सब लोग नौकरों पर संदेह करेंगे। मैं भी कहूँगा, साहब नौकरों की हरकत है, किसी को मुझ पर संदेह ही ना होगा। शादी के बाद कोई दूसरा घर ले लूँगा, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ चंपा को दूँगा जिसमें उसे कोई संदेह न हो। फिर भी वह जीने से उतरने लगा तो उसकी छाती धड़क रही थी। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने उसे जगाकर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकुर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर गहने की संदूकची उठाकर ले गए। प्रकाश ने पड़े पड़े पूछा, किसी ने पकड़ा नहीं चोर को? किसी को खबर भी हो वह संदूकची ले गया जिसमें ब्याह के गहने रखे थे। ना जाने कैसे कुंजी उड़ा ली
और ना जाने कैसे उसे मालूम हुआ इस संदूक में संदूकची रखी है। नौकरों की कार्रवाई होगी, बाहरी चोर का यह काम नहीं है। नौकर तो उनके पुराने हैं, नीयत बदलते क्या देर लगती है। आज मौका देखा, उठा ले गए। तुम जाकर जरा उन लोगों को तसल्ली तो दो। ठकुराइन बेचारी रो रही थी, तुम्हारा नाम ले लेकर कहती थी कि बेचारा महीनों इन गहनों के लिए दौड़ा, एक एक चीज अपने सामने जचवाई बनवाई। चोरों ने सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। प्रकाश चटपट उठ बैठा और घबराता हुआ सा जाकर ठकुराइन से बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया माता जी। मुझसे तो अभी अभी चंपा ने कहा। ठाकुर साहब सिर पर हाथ रखे बैठे हुए थे, बोले, कहीं सेंध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा, किसी भी दरवाजे की चूल नहीं उतरी। समझ में नहीं आता चोर आया किधर से। ठकुराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सिर पर खड़ा है, कैसे क्या होगा भगवान। तुमने दौड़ धूप की थी, तब जाके कहीं चीज़ें आई थी, ना जाने किस मनहूसियत में लगन आई थी। प्रकाश ने ठाकुर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकुराइन ने विरोध किया, अरे नहीं भैया, नौकरों में ऐसा कोई नहीं है। 10-10 हजार रुपये ऊपर ही रखे रहते हैं, कभी एक पाई नहीं गई। तुम क्या जानो आदमी का मन कितने जल्दी बदल जाया करता है। जिसने अब तक चोरी नहीं की वह कभी चोरी नहीं करेगा, यह कोई नहीं कह सकता। मैं पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा, एक एक नौकर की तलाशी करवाऊंगा। जब पुलिस के जूते पड़ेंगे तो आप ही कबूलेंगे। प्रकाश ने पुलिस का घर में आना खतरनाक समझा। कहीं उन्हीं के घर की तलाशी न ले ले तो अनर्थ हो जाएगा। बोले, पुलिस में रिपोर्ट करना और तहकीकात करना व्यर्थ है, माल तो ना बरामद करवा सकेगी। हाँ, नौकरों को मार पीट भली लेगी, कुछ नज़र भी तो चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा और स्वांग खड़ा कर देगी। मेरी तो सलाह है कि एक एक नौकर को एकांत में बुलाकर पूछा जाए। ठाकुर साहब ने मुँह बनाकर कहा, तुम भी क्या बच्चों सी बात करते हो प्रकाश बाबू। भला चोरी करने वाला अपने आप कबूलेगा? तुम मारपीट भी तो नहीं करते। पुलिस में रिपोर्ट करना मुझे भी फिजूल मालूम होता है। माल बरामद होने से रहा, उल्टे महीनों की परेशानी हो जाएगी। प्रकाश, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठाकुर, कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर कोई खुफिया पुलिस हो तो चुपके चुपके पता लगावे तो अलबत्ता माल निकल आए, लेकिन यहाँ ऐसी पुलिस कहाँ। तकदीर ठोक कर बैठे रहो और क्या। प्रकाश, आप बैठे रहिए, लेकिन मैं बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इन्हीं नौकरों के सामने चोर का नाम निकलवाऊंगा। ठकुराइन, नौकरों पर मुझे पूरा विश्वास है, किसी का नाम निकल भी आए तो मुझे संदेह ही रहेगा कि किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो। पर चोर आया बाहर से है, तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठाकुर, जरा अपने कोठे पर तो देखो, शायद कुछ निशान मिले। कल दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा, बोला, मैं तो 10 बजे द्वार बंद कर लेता हूँ। हाँ, कोई पहले से आके मौका पाकर कोठे पर चला गया हो और वहाँ छिपकर बैठा रहा हो तो दूसरी बात है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मुंडेर पर किसी के पाँव की रगड़ के निशान दिखाई दिए। जहाँ पर प्रकाश का पाँव पड़ा था वहाँ का चूना लग जाने के कारण छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। प्रकाश की छत पर जाकर मुंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहाँ भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सिर झुकाए खड़े थे, संकोच के मारे कुछ कह ना सकते थे। प्रकाश ने उनके मन की बात खोल दी। इससे तो स्पष्ट होता है कि चोर मेरे घर से आया, अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा। ठाकुर साहब ने कहा, हाँ, मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या हुआ। माल तो जाना था, सो गया। अब चलो आराम से बैठे, आज रुपए की कोई फिक्र करनी होगी।
प्रकाश, मैं आज ही घर छोड़ दूंगा। ठाकुर, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। प्रकाश, आप न कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सिर बड़ा भारी अपराध लग गया। मेरा दरवाज़ा 9-10 बजे तक खुला ही रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया, संभव है 2-4 दिन बाद फिर आ घुसे। घर में अकेली एक औरत सारे घर की निगरानी नहीं कर सकती। इधर वह तो रसोई में बैठी है, उधर कोई आदमी चुपके से ऊपर चढ़ जाए तो जरा भी आहट नहीं मिल सकती। मैं घूम घाम कर 9 बजे आता हूँ, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में तो देर होती ही रहेगी। उधर का रास्ता बंद हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ इस चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर है। ठाकुरायन डरी, तुम चले जाओगे भैया, तब तो घर और फाड़ खाएगा। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी, मुझे बहुत जल्द घर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरी गफलत से चोरी हुई है, इसका मुझे प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। प्रकाश चला गया तो ठाकुर ने स्त्री से कहा, बड़ा लायक आदमी है। ठाकुरायन, क्या बात है, चोर उधर से आया, यही बात उसे लग गई। कहीं यह चोर को पकड़ पावे तो कच्चा खा जाए, मार ही डाले। देख लेना, कभी न कभी माल बरामद करेगा। अब इस घर में कदापि न रहेगा, कितना ही समझाओ। किराए के 20 रुपये और दे दूंगा। हम किराया क्यों दें, वह आप ही घर छोड़ रहे हैं, हम तो कुछ कहते नहीं। किराया तो देना ही पड़ेगा। ऐसे आदमी के साथ कुछ बल भी खाने पड़े तो बुरा नहीं लगता। मैं तो समझती हूँ वह किराया लेंगे ही नहीं। 30 रुपये में गुजारा भी तो नहीं चलता होगा। प्रकाश ने उस दिन वह घर छोड़ दिया। उस घर में रहने से जोखिम था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही प्राय सारे दिन यहीं रहते थे। चंपा से कहा, एक सेठ जी के यहाँ 50 रुपये महीने का काम मिल गया, मगर वह रुपये मैं उन्हीं के पास जमा करता रहूँगा। वह आमदनी केवल जेवरों में ही खर्च होगी, उनमें से एक पाई भी घर खर्च में न आने दूंगा। चंपा फड़क उठी। पति प्रेम का यह परिचय पाकर उसने अपने भाग्य को सराहा। देवताओं में उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। अब तक प्रकाश और चंपा के बीच कोई पर्दा न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वह चंपा का था। चंपा ही के पास उसके बक्से, संदूक, अलमारी की कुंजियां रहती थीं, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता है। उसकी कुंजी कहाँ है, इसका चंपा को कोई पता नहीं। वह पूछती, इस संदूक में क्या है, तो वह कह देता, कुछ नहीं, पुरानी किताबें मारी मारी फिरती थी, उठा के संदूक में बंद कर दी। चंपा को संदेह का कोई कारण न था। एक दिन चंपा पति को पान देने गई तो देखा वह उस संदूक को खोले हुए देख रहे हैं। उसे देखते ही उन्होंने जल्दी से संदूक बंद कर दिया। उनका चेहरा जैसे फक हो गया। संदेह का अंकुर जमा, मगर पानी ना पाकर सूख गया। चंपा किसी ऐसे कारण की कल्पना न कर सकी जिससे संदेह को आश्रय मिलता, लेकिन 5,000 की संपत्ति को इस तरह छोड़ देना, उसका ध्यान ही न आवे, प्रकाश के लिए असंभव था। वह कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक खोलकर अवश्य देखता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। उस दिन से प्रकाश अपने कमरे में ही सोने लगा। आषाढ़ के दिन थे, उमस के मारे दम घुटता था। ऊपर एक साफ सुथरा बरामदा था जो बरसात में सोने के लिए ही शायद बनाया गया था। चंपा ने कई बार ऊपर सोने के लिए कहा, पर प्रकाश ना माना। अकेला घर कैसे छोड़ दें? चंपा ने कहा, चोरी ऐसों के यहाँ नहीं होती। चोर घर में कुछ देखकर ही अपनी जान खतरे में डालता है। यहाँ क्या रखा है? प्रकाश ने क्रोध होकर कहा, कुछ नहीं, बर्तन भाड़े तो हैं। गरीब के लिए अपनी हांडी ही बहुत है। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसकाकर दूसरी तरफ रख दिया। प्रकाश ने संदूक का स्थान बदला हुआ पाया तो सशंक होकर बोला, संदूक तुमने हटाया? यह पूछने की कोई बात न थी। झाड़ू लगाते वक्त प्राय चीज़ें इधर उधर खिसक जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी? फिर किसने हटाए?
मैं नहीं जानती। घर में तुम ही रहती हो, जाने का कौन? अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही पूछता था। मगर जब तक संदूक खोलकर सब चीजें देख ना ले, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा ज्यों ही भोजन पकाने लगी, उसने संदूक खोला और आभूषण देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियाँ बनाई थी। पकौड़ियाँ गरम गरम ही मज़ा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियाँ पसंद थी। उसने थोड़ी सी पकौड़ियाँ एक तस्तरी में रखी और प्रकाश को देने गई। प्रकाश ने उसको देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया और ताला लगाकर उसे बहलाने के इरादे से बोला, तस्तरी में क्या लाई हो? अच्छा, पकौड़ियाँ हैं। आज चंपा को संदेह हो गया, संदूक में क्या है यह देखने की उत्सुकता हुई। प्रकाश उसकी कुंजी कहीं छिपाकर रखता था। चंपा किसी तरह वह कुंजी उड़ा देने की चाल सोचने लगी। एक दिन एक बिसाती कुंजियों का गुच्छा बेचने आ निकला। चंपा ने उस ताले की कुंजी ले ली और संदूक खोल डाली। नहीं, अरे ये तो आभूषण है। उसने एक एक आभूषण को निकाल कर देखा। ये गहने कहाँ से आए? मुझसे कभी इनकी चर्चा नहीं की। सहसा उसके मन में भाव उठा, कहीं ये ठाकुर साहब के गहने तो नहीं हैं? चीज़ें वही थी जिनका यह बखान करते रहते थे। उसे अब कोई संदेह ना रहा, लेकिन इतना घोर पतन! लज्जा और खेद से उसका सिर झुक गया। उसने तुरंत संदूक बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, इनकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? यह दुर्भावना इनके मन में आई ही क्यों? मैंने तो कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया। अगर आग्रह किया भी होता तो क्या इसका आशय यह होता कि वह चोरी करके लावे? चोरी और आभूषण के लिए इनका मन क्यों इतना दुर्बल हो गया? उसकी जी में आया, इन गहनों को उठा लें और ठकुराइन के चरणों में डाल दें। उनसे कहें, यह मत पूछिए ये गहने मेरे पास कैसे आए। आपकी चीज़ आपके पास आ गई, इसी से संतुष्ट कर लीजिए। लेकिन परिणाम कितना भयंकर होगा। उस दिन से चंपा कुछ उदास रहने लगी। प्रकाश से उसे वह प्रेम ना रहा, न वह सम्मान भाव। बात बात पर तकरार होती। अभाव में जो परस्पर सद्भाव था वह गायब हो गया था। तब एक दूसरे से दिल की बात कहते थे, भविष्य के मंसूबे बांधे जाते थे, आपस में सहानुभूति थी। अब दोनों ही दिलगीर रहते हैं। कई कई दिन तक आपस में बात ही ना होती। कई महीने गुजर गए। शहर के एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली हुई। प्रकाश ने अर्थशास्त्र पढ़ा था, लेकिन शर्त यह थी कि नगद 10,000 की जमानत दाखिल की जाए। इतनी रकम कहाँ से आवे? प्रकाश तड़प तड़प कर रह जाता था। एक दिन ठाकुर साहब से इस विषय पर बात चल पड़ी। ठाकुर साहब ने कहा, तुम क्यों नहीं दरख्वास्त भेजते? प्रकाश ने सिर झुकाकर कहा, 10,000 की नगद जमानत मांगते हैं, मेरे पास रुपए कहाँ रखे? अजी, तुम दरख्वास्त तो दो। अगर सारी बातें तय हो जाएं तो जमानत भी दे दी जाएगी, इसकी चिंता न करो। प्रकाश ने स्तंभित होकर कहा, आप जमानत दे देंगे? हाँ, यह कौन सी बड़ी बात है? प्रकाश घर चला तो बहुत रंजीदा था। उसको यह जगह अब अवश्य मिलेगी, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न नहीं था। ठाकुर साहब की सरलता, उनका उस पर इतना अटल विश्वास उसे आहत कर रहा था। उनकी शराफत उसके कमीनेपन को कुचल डालती है। उसने घर आकर चंपा को यह खुशखबरी सुनाई। चंपा ने सुनकर मुँह फेर लिया। एक क्षण बाद बोली, ठाकुर साहब से तुमने क्यों जमानत दिलवाई? प्रकाश ने चिढ़कर कहा, फिर और किससे दिलवाता? यही ना होता कि जगह ना मिलती, रोटी तो मिल ही जाती। रुपए पैसे की बात है, कहीं भूल चूक हो गई, तुम्हारे साथ उनके रुपए भी जाएंगे। यह तुम कैसे समझती हो कि भूल चूक होगी? मैं क्या अनाड़ी हूँ? चंपा ने विरक्त मन से कहा, आदमी की नीयत भी तो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। प्रकाश ठक रह गया।
उसने चंपा की चुभती हुई आंखों में देखा, पर चंपा ने मुंह फेर लिया था। वह उसके भावों के विषय में कुछ निश्चय न कर सका, लेकिन ऐसी खुशखबरी सुनकर चंपा का उदासीन रहना उसे विकल करने लगा। उसके मन में प्रश्न उठा, इस वाक्य में कहीं अपेक्षा तो नहीं छिपा हुआ है? चंपा ने संदूक खोलकर तो नहीं देख लिया? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए इस समय वह अपनी एक आंख भी भेंट कर सकता था। भोजन करते समय प्रकाश ने चंपा से पूछा, तुमने क्या सोचकर कहा था कि आदमी की नीयत तो हमेशा एक सी नहीं रहती, जैसे यह उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। चंपा ने संकट में पड़कर कहा, कुछ नहीं, मैंने दुनिया की बात कही थी। प्रकाश को संतोष न हुआ। क्या जितने आदमी बैंक में नौकर हैं उनकी नीयत बदलती रहती है? चंपा ने गला छुड़ाना चाहा। तुम जबान पकड़ते हो। ठाकुर साहब के यहाँ इस शादी में तुम अपनी नीयत ठीक नहीं रख सके। 100-200 रुपए की चीजें घर में रख ही ली। चंपा ने तिरस्कार के भाव से कहा, जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास रखे उसकी आंखें बचाकर एक पाई भी लेना मैं पाप समझती हूँ। तुम्हारी सज्जनता तो मैं तब जानती जब तुम कमीशन के रुपए भी उनके हवाले कर देते। इन 6 महीनों में उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या सलूक किए, कुछ याद है? मकान तुमने खुद छोड़ा, लेकिन 20 रुपए महीने वो देते हैं। इलाके से कोई सौगात आती है तो तुम्हारे यहाँ जरूर भेजते हैं। तुम्हारे पास घड़ी ना थी, अपनी घड़ी तुम्हें दे दी। तुम्हारी मेहरी जब नागा करती है, खबर पाते ही अपना नौकर भेज देते हैं। मेरी बीमारी में भी डॉक्टर साहब की फीस उन्होंने दी और दिन में 2 बार हालचाल पूछने आया करते थे। यह जमानत ही क्या छोटी बात है? अपने संबंधियों तक की जमानत कोई जल्दी नहीं करता। तुम्हारी जमानत के लिए 10,000 रुपये नगद निकलवा कर दे दिए। इसे तुम छोटी बात समझते हो? आज तुमसे कोई भूल चूक हो जाए तो उनके रुपए तो जब्त हो जाएंगे। जो आदमी अपने ऊपर इतनी दया रखे उसके लिए हमें भी प्राण देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रकाश भोजन करके लेटा तो उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी। दुखते हुए फोड़े में कितना मवाद भरा हुआ है, यह उस वक्त मालूम होता है जब नस्तर लगाया जाता है। मन का विकार उस वक्त मालूम होता है जब कोई हमारे सामने खोल कर रख देता है। किसी सामाजिक या राजनीतिक अन्याय का व्यंग चित्र देखकर क्यों हमारे मन को चोट लगती है? इसलिए कि वह चित्र हमारी पशुता को खोलकर हमारे सामने रख देता है। वह जो मनोसागर में बिखरा हुआ पड़ा था, जैसे केंद्रीयभूत होकर बृहत्कार हो जाता है, तब हमारे मुँह से निकल पड़ता है। ओफ! चंपा के इन तिरस्कार भरे शब्दों ने प्रकाश के मन में ग्लानि उत्पन्न कर दी। वह संदूक कई गुना भारी होकर शिला की भांति उसे दबाने लगा। मन में फैला हुआ विकार एक बिंदु एकत्र होकर तीसने लगा। कई दिन बीत गए। प्रकाश को बैंक में जगह मिल गई। इसी उत्सव में उसके यहाँ मेहमानों की दावत है। ठाकुर साहब, उनकी स्त्री बीरू और उनकी नई नवेली बहू सभी आए हुए हैं। चंपा सेवा सत्कार में लगी हुई है। बाहर 2-4 मित्र गा बजा रहे हैं। भोजन करने के बाद ठाकुर साहब चलने को तैयार हुए। प्रकाश ने कहा, आज आपको यहीं रहना होगा दादा, मैं इस वक्त ना जाने दूंगा। चंपा को उसका यह आग्रह बुरा लगा। 4 पाइयाँ नहीं हैं, बिछावन नहीं है और ना काफ़ी जगह है। रात भर उन्हें तकलीफ़ देने और आप तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत? उसकी समझ में न आ रहा था कि यह क्यों आग्रह कर रहा है, लेकिन प्रकाश आग्रह करता ही रहा, यहाँ तक कि ठाकुर साहब राजी हो गए। 12 बज गए थे। ठाकुर साहब ऊपर सो रहे थे। बीरू और प्रकाश बाहर बरामदे में थे। 3 स्त्रियां अंदर कमरे में थीं। प्रकाश जाग रहा था। बीरू के सिरहाने उसकी कुंजियों का गुच्छा पड़ा हुआ था। प्रकाश ने गुच्छा उठा लिया, फिर कमरा खोला, उसमें से गहने की संदूकची निकाली और ठाकुर साहब के घर की तरफ चला।
कई महीनों पहले वह इसी भांति कंपित हृदय के साथ ठाकुर साहब के घर में घुसा था। उसके पांव अब भी इसी तरह थरथरा रहे थे, लेकिन तब कांटा चुभने की वेदना थी, आज कांटा निकालने की। तब ज्वर का चढ़ाव था उन्माद, ताप और विकलता से भरा हुआ। अब ज्वर का उतार था शांत और शीतल। तब कदम पीछे हटाता था, आज आगे बढ़ाता जा रहा था। ठाकुर साहब के घर पहुंचकर उसने धीरे से बीरू का कमरा खोला और अंदर जाकर ठाकुर साहब की खाट के नीचे संदूकची रख दी। फिर तुरंत बाहर आकर धीरे से द्वार बंद किया और घर को लौट पड़ा। हनुमान संजीवनी बूटी वाला धवल गिरी उठाए जिस गर्वीले आनंद का अनुभव कर रहे थे, कुछ वैसा ही आनंद प्रकाश को भी हो रहा था। गहनों को अपने घर से ले जाते समय उसके प्राण सूखे हुए थे, मानो किसी गहरी अथाह खाई में गिरा जा रहा हो। आज संदूकची को उसे लौटा कर मालूम हो रहा था, जैसे वह किसी विमान पर बैठा हुआ आकाश की ओर उड़ा जा रहा है, ऊपर ऊपर और ऊपर। वह घर पहुंचा तो बीरू सोया हुआ था, कुंजी उसके सिरहाने रख दी। ठाकुर साहब प्रातःकाल चले गए। प्रकाश संध्या समय पढ़ाने जाया करता था। आज वह अधीर होकर तीसरे ही पहर जा पहुंचा। देखना चाहता था वहां आज क्या गुल खिल रहे हैं। वीरेंद्र ने उसे देखते ही खुश होकर कहा, बाबूजी, कल आपके यहाँ की दावत बड़ी मुबारक थी। जो गहने चोरी गए थे सब मिल गए। ठाकुर साहब भी आ गए और बोले, बड़ी मुबारक दावत थी तुम्हारी, पूरा संदूक का संदूक मिल गया, एक चीज भी न छुई, जैसे केवल रखने के लिए ले गया हो। प्रकाश को इन बातों पर कैसे विश्वास आए, जब तक वह अपनी आंखों से संदूक न देख ले। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि चोरी गया हुआ माल 6 महीने के बाद मिल जाए। और ज्यों का त्यों हो। संदूक को देखकर ही उसने गंभीर भाव से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, मेरी बुद्धि तो कुछ काम ही नहीं करती। ठाकुर साहब, किसी की बुद्धि काम नहीं करती भाई, तुम्हारी ही क्यों। बीरू की माँ कहती कोई देवी घटना है, आज मुझे भी देवताओं में श्रद्धा हो गई। प्रकाश, अगर आंखों देखी बात ना होती तो मुझे भी कभी विश्वास ना आता। ठाकुर, आज इसी खुशी से हमारे यहाँ दावत होगी। प्रकाश, आपने कोई अनुष्ठान तो नहीं कराया था। ठाकुर, अनुष्ठान तो 20 कराए। प्रकाश, बस तो यह अनुष्ठान की करामत है। घर लौटकर प्रकाश ने चंपा को यह खबर सुनाई तो वह दौड़कर उसके गले से चिपट गई और ना जाने क्यों रोने लगी, जैसे उसका बिछड़ा हुआ पति बहुत दिन के बाद घर आ गया हो। प्रकाश ने कहा, आज उनके यहाँ हमारी दावत है, मैं कल 1000 कंगालों को भोजन करवाऊंगी। तुम तो सैकड़ों का खर्च बतला रही हो। मुझे इतना आनंद हो रहा है कि लाखों खर्च करने पर भी अरमान पूरा न होगा। प्रकाश की आंखों से भी आंसू निकल आए। कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।